दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जलमंडल और विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत जलमंडल और विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा कथन है कि OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे ये निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो इसके आधार पे आपको नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें केवल जो है कथन 2 आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, महासागर औसत तापमान यानी OMT मानसून के अनुमान के लिए समुद्र के सतह के तापमान यानी SST की तुलना में अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा गुजरती है। इससे महासागर के औसत तापमान की गणना होती है और इस तापमान से अन्य दिनों में परिवर्तनीयता के आधार पर मानसून में वर्षा की मात्रा का अनुमान अधिक सटीकता से लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है। तो सही उत्तर 2/3। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग 2/3 से अधिक है और आप जानते हैं पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% यानी 70.9% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है और जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। पृथ्वी पर जो महासागर हैं उनकी संख्या 5 है। क्षेत्रफल के आधार पर इन प्रमुख महासागरों को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर जो है इनमें अवरोही क्रम में जो है गणना कर सकते हैं। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। तो सही उत्तर उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटम रेखा क्या है। आप जानते भी होंगे डेटम रेखा के बारे में। तो दोस्तों, डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे कहते हैं। तो डेटम रेखा वो क्षैतिज रेखा है जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो सही उत्तर प्रशांत महासागर हो जाएगा, लेकिन प्रशांत महासागर के ऑप्शन में न रहने पर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और जो क्रम है महासागरों का वो पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी महासागर, पांचवें पर आर्कटिक महासागर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से
2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश कर जाता है। ये कटक कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक, ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो विशेषताएं हैं ये मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक जिसको मिड ओशियन रिज कहा जाता है, ये ग्लोब के चारों ओर जो है 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। ये पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है हिंद महासागर में। दोस्तों देखिए 90 डिग्री ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में एक कटक का नाम है। अगला प्रश्न है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो सही उत्तर 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। दोस्तों भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य अथवा 1/3 वायुमंडलीय दाब से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक तनाव के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो ये आपका सही नहीं है। और ध्रुवीय हिमाच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका सही है, केवल और केवल 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कुल जल का लगभग 96.5% खारा जल के रूप में सागरों में, 0.9% अन्य अलवणीय जल है। अलवण मृदु जल के 2.5% में से 1.7% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग के लिए नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा 2.5% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनदों के रूप में, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त पानी की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल या मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में आबद्ध है, तो ये आपका सही नहीं है। केवल और केवल जो है ये कथन एक सही है। अलवण जल की कुल मात्रा 2.5% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ और छत्रक तथा हिमनदों के रूप में आबद्ध है। तो इस तरह से केवल और केवल कथन एक आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो हमारे ग्रह में या उपग्रह पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों या अस्थायी हिम पे। तो हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों या अस्थायी हिम में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर भूमिगत जल के रूप में। दोस्तों शेष अलवण जल जो कि बर्फ, छत्रक और हिमनद के अतिरिक्त है, वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन है महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान। तो सही उत्तर गहरे सागरीय मैदान, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान या डीप सी प्लेन है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है।
अगला प्रश्न है लाल सागर किसका उदाहरण है? तो ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, रेड सी। दोस्तों लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी या एक्सियल ट्रफ का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश अधिक हैं और इसके किनारे जिद्दा, हेजार्ड, पोर्ट सूडान, स्वेज और अकाबा आदि नगर हैं। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का एशिया के देशों से स्वेज नहर द्वारा संबंध होने के कारण यह इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत बढ़ गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर? तो सही उत्तर दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। दोस्तों दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है जिसमें करीमाता और मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर ताइवान के जलडमरू मध्य तक का क्षेत्र शामिल है। ये लगभग 5,377 मीटर गहरा है, जबकि बेरिंग सागर 3,500 मीटर, भूमध्य सागर 5,267 मीटर गहरा है और आप जान लीजिए कि जापान सागर 3,742 मीटर। तो इस तरह सबसे गहरा समुद्र दक्षिणी चीन सागर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? आपको बताना है। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, ये आपका सही नहीं है। कोको कटक प्रशांत महासागर सही है। वेल्विस कटक अंध महासागर या अटलांटिक सही है। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर सही है। दोस्तों टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अब आइए दोस्तों जलमंडल के अलावा विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों दुनिया के सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला महासागर और सागर खारे पानी का सतत निकाय है और पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अगर विश्व के प्रमुख सागरों की बात करें तो दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर जो है, जापान सागर, इसके अलावा काला सागर, बहुत सारे ऐसे सागर हैं। कैस्पियन सागर जो है एक आंतरिक जलीय क्षेत्र या झील है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों अजोब सागर, अरल सागर, सारगैसो सागर और जो है सारगैसम सागर, टेहरीनी टेरेहेनियन सागर, इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि कई ऐसे जो है भूमध्य सागर, काला सागर, मार्मरा सागर, ये सब हैं और इनसे संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। पहला प्रश्न है अजरबैजान की राजधानी बाकू किस एक सागर के किनारे है? तो सही उत्तर कैस्पियन सागर। दोस्तों आप जान लीजिए अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर बसा इसका सबसे बड़ा शहर है। ये अजरबैजान के पूरब में स्थित है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम बाहुल्य यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो सही उत्तर काला सागर। टर्की का नया नाम अब तुर्कीये हो गया है। एक यूरेशियाई यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत देश है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में मार्मरा सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर हैं। तो टर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। अगला प्रश्न है टर्की किसके मध्य स्थित है? तो सही उत्तर काला सागर और भूमध्य सागर के। टर्की के उत्तर में काला सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टर्की जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, इसके उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर और उत्तर पश्चिम में मार्मरा सागर है। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिम में सबसे पश्चिम भूमध्य सागर, उसके पूरब काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और सबसे पूरब में अरल सागर। तो विकल्प में दिए गए सागरों का पश्चिम से पूरब में सही उत्तर या सही क्रम भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर है।
अगला प्रश्न है कौन सा आंतरिक सागर है? तो आप जानते हैं कैस्पियन सागर ये आंतरिक सागर है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो कौन सा है? तो सारगैसो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति बहुतायत से पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सही उत्तर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सारगैसम नामक वनस्पति के कारण इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न है कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है किस महासागर का? तो सही उत्तर है सारगैसो सागर दोस्तों ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सारगैसो समुद्र की जो विशिष्टता है वो क्या है आपको बताना है। तो ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारगैसो सागर की विशिष्टता जो है वो वहाँ पर विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? आपको बताना है। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोब सागर या कैस्पियन सागर। तो सही उत्तर सारगैसो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सारगैसो सागर कोई ऐसे अलग से सागर नहीं है कि इसमें तट रेखा हो, बल्कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलीय क्षेत्र है और ये सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत से पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। तो सही उत्तर सारगैसम सागर में तट रेखा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो सही उत्तर टेरहेनियन सागर। दोस्तों इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। ये सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो टेरहेनियन सागर जो है वो इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो इसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों आप जान लीजिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये अरल सागर के किनारे स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अरल सागर मध्य एशिया में स्थित जो है एक देश है और ये जो है अरल सागर के किनारे स्थित हैं। अरल सागर मध्य एशिया की प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की भूसीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? ऑप्शन है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या ट्यूनीशिया। तो सही उत्तर चाड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है क्योंकि चाड एक स्थल रुद्ध देश है। अगला प्रश्न है दक्षिणी पश्चिमी एशिया का कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर जार्डन हो जाएगा। दोस्तों मध्य पूर्व एशिया के जार्डन का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जार्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इजराइल का कब्जा है। तो फिलिस्तीन को व्यापक मान्यता न मिलने के कारण जार्डन की सीमा वेस्ट बैंक को स्पर्श करता है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे गहरा सागर है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर? तो इस प्रश्न को हमने एक बार और देख लिया है। दक्षिणी चीन सागर इन सभी में सबसे गहरा सागर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। सागर और सागर से लगे हुए देश, तो इसमें कौन से सही हैं? एड्रियाटिक सागर के तट पर अल्बानिया सही है। काला सागर क्रोएशिया सही नहीं है। और देखिए कैस्पियन सागर के तट पे कजाकिस्तान सही है। और भूमध्य सागर मोरक्को ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए। इसमें अल्बानिया और क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से और मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से लगे हैं। 1, 3 और 4 आपके सही हैं। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के तट पर यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की तथा बुल्गारिया और रोमानिया है। इसमें सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लाल सागर उदाहरण है किसका, आपको बताना है। ऑप्शन है ज्वालामुखी धारी, अपर्दित घाटी, अक्षीय गर्त या आकार की घाटी। तो सही उत्तर अक्षीय गर्त, ऑप्शन सी। लाल सागर अक्षीय गर्त का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। ये क्षेत्र चुंबकीय विसंगतियों से जुड़ा है। यह स्वेज नहर के खुलने के बाद उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशियाई देशों के बीच व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर किन देशों की सीमा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो सही उत्तर हो जाएगा लेबनान और सीरिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। आप जान लीजिए कि भूमध्य सागर जो है ये लेबनान और सीरिया से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है जो लगभग पूरी तरह भूमि से घिरा है। ये दक्षिण में अफ्रीका महासागर, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। ये समुद्र जिब्राल्टर जलसमूह द्वारा अटलांटिक महासागर, बोस्फोरस जलसमूह द्वारा काला सागर और स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर की सीमा वाले देशों में अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इटली, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, तुर्की, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जगोविना और मोनाको हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेबनान और सीरिया। तो यहाँ पर लेबनान और सीरिया जो हैं दोस्तों आप जान लीजिए ऑप्शंस में भूमध्य सागर की सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लाटविया और पोलैंड, फिर लाटविया और रूस, स्वीडन और रूस या स्वीडन और नॉर्वे। तो याद रखिए स्वीडन और नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। और आप जान लीजिए कि उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर जो स्थित देश हैं उसमें डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन है। तो नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल में जलमंडल और विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।